यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम देखते हैं राज्य की जो राज्य व्यवस्था है इसके संबंध में है। राज्य की राज्य व्यवस्था में है, मोटे तौर पर इसके तीन भाग होते हैं। भाग होते हैं। एक तो होती है कार्यपालिका, व्यवस्था पालिका और न्यायपालिका। इसका जो पहला भाग है इसको कहा जाता है कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी वगैरह आते हैं। तो इस भाग को आज हम देखेंगे, राज्य की कार्यपालिका के संबंध में पाठ। अब कार्यपालिका की जो प्रकृति है ये एक दोहरी प्रकृति है। अब दोहरी प्रकृति होने का कारण है वो संसदीय शासन प्रणाली है। अब इसमें भी होता ये है कि जो राज्यपाल है ये नाम मात्र का प्रधान होता है। राज्यपाल है वो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत नाम मात्र का प्रधान होता है। वैसे संविधान में है वो सभी राज्यपाल के अंतर्गत ही अंतर्निहित है, लेकिन इनके जो सभी कार्य है वो एक तरह से मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री करते हैं। इसलिए कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रधान है, मुख्य प्रधान है, वो मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद होती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 153 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 153 है वह राज्यपाल के पदों के बारे में बात करता है कि प्रत्येक राज्य में है वह कम से कम एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में वो एक राज्यपाल होगा। लेकिन सातवां संविधान संशोधन 1956 में जो बना था, इसमें इसको संशोधन करके है कहा गया कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकते हैं। सातवां संविधान 1956 के अंतर्गत। तो 153 अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा इसके संबंध में। इसके बाद में आते हैं अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 कहता है कि जो राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल के अंतर्गत अंतर्निहित होती है। मतलब जो भी राज्य के कार्य काम काज होगा वो सब राज्यपाल के नाम से किया जाएगा। भले इसका प्रयोग मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद करे या नौकरशाह वगैरह करे, लेकिन जो कार्यपालिका शक्तियां है वो राज्यपाल के अंतर्गत निहित है। इसलिए राज्यपाल को है वो संवैधानिक प्रमुख माना जाता है राज्य का। अब राज्यपाल अपने जो कार्यों का जो शक्तियों का प्रयोग है वो अधीनस्थ माध्यम से करते हैं, जिसमें मंत्रिपरिषद आता है, मुख्यमंत्री वगैरह आता है, नौकरशाह के द्वारा किया जाता है। अब राज्यपाल के बारे में हम बात करें तो राज्यपाल है, अब उनकी जो भूमिका है वो दो प्रकार से मानी जाती है। एक तो भूमिका होती है संवैधानिक प्रधान। संविधान के अनुसार राज्य का प्रधान है वो राज्यपाल होता है। एक दूसरी है वो केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य इस प्रकार से करता है कि जैसे मान लेते हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र ठीक नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार या राष्ट्रपति को है वो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कह सकता है। तो ये केंद्र का प्रतिनिधि भी माना जाता है। अनुच्छेद 153, 154 और इसके बाद में 155। अनुच्छेद 155 है वह राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में बात करते हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किनके द्वारा की जाएगी? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा है पूरा इनकी नियुक्ति की जाएगी। अब भारत का राष्ट्रपति है वो संघ सरकार के सलाह के आधार पर राज्यपाल का नियुक्ति करेगा। संघ सलाह यानी केंद्र सरकार के सिफारिश के आधार पर है वो इनका नियुक्त करेगा। अब ये जो प्रक्रिया है वो 1935 से प्रेरित है और ये कनाडा के संविधान से ली गई है। बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में है वह राज्य के मुख्यमंत्री दो तीन चीजें ध्यान रखी जाती है। एक तो ये रखी जाती है कि ये एक तो उस जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करना हो उस राज्य का मूल निवासी ना हो। इसके अलावा है वो सीएम का सलाह भी ली जाती है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति पर निर्भर है कि वो सीएम की सलाह वगैरह ले, लेकिन उस राज्य का है वो मूल निवासी वगैरह नहीं होना चाहिए। ये जो कनाडा के संविधान से ली गई है। 155 के बाद में आते हैं 156 के बारे में। 156 है वह राज्यपाल की पदानुवधि यानी कार्यकाल के बारे में बात करता है कि राज्यपाल की जो कार्यकाल है
कार्यकाल है वो कितना वर्ष होता है उसके बारे में बात करता है 156 अनुच्छेद। अब इसके भी 2-3 भाग हैं, जिसमें पहला आता है 156(1). 156(1) ये कहता है कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पद को धारण करता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पद को धारण करता है, ये कहता है 156(1). इसके अलावा है 156(2) कहते हैं कि त्याग पत्र से संबंधित बात करती है। राज्यपाल राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, ये 156(2) के अंतर्गत बात की गई है। इसी प्रकार से इनकी शपथ ग्रहण से लगाकर इनके 5 वर्ष तक इनकी अवधि होती है, कार्यकाल होता है, ये 156(3) के अंतर्गत बात आती है। अब मान लेते हैं कि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त हो जाता है, तो जब तक उसका या फिर रिक्त हो जाता है तो राज्य का जो संबंधित हाईकोर्ट होगा, उनका जो मुख्य जज होगा वो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में है वो कार्य करेगा। इसी प्रकार से राज्यपाल है वो तब तक कार्य करता रहता है जब तक कि उनका उत्तराधिकारी वगैरह नियुक्त नहीं हो जाता है। तो ये 156 के अंतर्गत बात आती है, इंपॉर्टेंट बात आती है, इसको याद रखना है। 156 के बाद में 157 पॉइंट पर देखते हैं। 157 है वो राष्ट्रपति की नियुक्ति के संबंध में बात करता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति की योग्यता के संबंध में बात करता है कि राष्ट्रपति की किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता अनिवार्य है, ये बात करता है राज्यपाल की योग्यता। तो पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा है वो 35 वर्ष की आयु या उससे अधिक होनी चाहिए। अब इसमें ये परंपरा ये रही है कि संबंधित राज्य का नागरिक या स्थायी निवासी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जा सकता है, ये भी इसमें बात की गई है। तो इनके संबंध में है समय समय पर अन्य अनेक आयोग बने हैं, जैसे पूंजी आयोग है, सहकारी आयोग वगैरह है, इसके बारे में भी याद रखना है। 157 के बाद में है 158 नंबर, जो कि शर्तें बताता है कि योग्यता के संबंध में और शर्तें क्या क्या है। तो 158 एक कहता है कि वह विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। 158 एक कहता है कि विधानसभा मंडल के अन्य सदस्यों का वगैरह विधानमंडल का सदस्य वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद स्वीकार्य नहीं है। 158(2) है वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उनको राजकीय वेतन, निवास वेतन और भत्ते भी मिलते हैं। इनके वेतन में कमी वगैरह नहीं कर, एक बार लगने के बाद में किसी भी स्थिति में इनके वेतन को कम या नहीं किया जा सकता है। यदि राज्यपाल मान लेते हैं कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उनका जो वेतन और कार्यों का निर्धारण है वह राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो ये मुख्य बातें हैं जो कि राज्यपाल के वर्तमान वेतन के बारे में बात करें तो ये लगभग 3.3 लाख और 50,000 के आसपास है इनका वेतन है। 3,50,000 के आसपास है वेतन है। इसके अलावा अन्य भत्ते वगैरह भी, इनको सुविधाएं वगैरह भी मिलती है। 158 के बाद में है 159 नंबर है, वह राज्यपाल की शपथ के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल एक तो ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता है, इनके अलावा है एक तो ये संविधान के परिरक्षण की, संरक्षण की और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। 3 प्रकार की शपथ लेता है। इनको जो शपथ है वो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। शपथ के बारे में जो प्रावधान है यह भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में कही गई है। अनुसूची 2 में है शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति पत्र इसमें जारी किया जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो एक अधिपत्र जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा है, और इस अधिपत्र को है वो मुख्य न्यायाधीश है वो पढ़कर है वो चुनाता है। मुख्य न्यायाधीश है वो पढ़कर चुनाता है। आगे हम देखते हैं 159 के बाद में है मुख्य अनुच्छेद है वह 161 भी है और 163 भी है। तो 161 अनुच्छेद है वो समाधान करने के संबंध में है राज्यपाल की शक्तियां हैं। केवल मृत्युदंड और जो सैन्य कार्रवाइयां वगैरह है, मार्शल कोर्ट्स वगैरह है, उसके संबंध में उनको समाधान करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। सजा को कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है, संशोधन कर सकता है, ये राज्यपाल को अधिकार है अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। अगला जो पॉइंट है कार्य शक्तियां, क्या क्या कार्य शक्तियां है। कार्यों को है उनकी शक्तियों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कार्यपालिका शक्तियां हैं जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित है। विधायी शक्तियां है जो कि विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित है। न्यायिक शक्तियां है जो कि उनके अन्य संबंधित क्षेत्रों से संबंधित है। वित्तीय शक्तियां भी है और स्वयं विवेक शक्तियां भी राज्यपाल को दी गई है। इसके बाद में है 161 के बाद में है 163 अनुच्छेद भी आता है, जिसके अंतर्गत है वो
अलग अलग बातें की गई हैं। 163 अनुच्छेद है, वह मुख्य रूप से है, वो बात करता है कि राज्यपाल की सहायता करने के लिए है वह एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो इससे पहले देख लेते हैं 163 एक, राज्यपाल की सहायता करने के लिए मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया है वो सीएम होगा। 163 दो कहता है कि राज्यपाल को है वह स्वयं विवेक की शक्तियां प्राप्त है, और 163 तीन कहता है कि राज्यपाल की जो स्वयं विवेक की शक्तियां है इसको किसी भी प्रकार से प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। इनके बाद में है अनुच्छेद 164। 164 एक ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, न कि मनोनीत करेगा, न ही निर्वाचित करेगा, इनको केवल और केवल नियुक्त करेगा मुख्यमंत्री। और मंत्री परिषद का भी गठन है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति है राज्यपाल है वो उसी व्यक्ति को करेगा जो सदन में बहुमत दल का नेता होगा, जिनके पास में है मेजोरिटी होगी यानी बहुमत होगा, उसी व्यक्ति को राज्यपाल है वो नियुक्त करेगा, सिद्ध करेगा। नियुक्ति के बारे में बात करें तो एक तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, इसके अलावा है वो आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की वगैरह नियुक्ति भी करता है। आरपीएससी की बात करें तो 7+1 7 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। लोकायुक्त की नियुक्ति करता है और अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है, जो कि पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव वगैरह करवाता है। इसके अलावा राज्य के जो विभिन्न कुलपतियों की नियुक्ति है वो भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और मानव अधिकार आयोग के भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो करता है। इसके अलावा है बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्षों की या सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और राज्य महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करने का कार्य है वो राज्यपाल को है। अब 166 है, ये बात आती है कि राज्यपाल है वह तो मुख्य शक्तियों के बारे में बात आती है कि राज्यपाल राज्य के विभिन्न विभागों के मंत्रियों के कार्यों के बारे में एक नियम निर्देशित करने का कार्य 166 के अंदर करता है। 167 है वह मुख्यमंत्री से ही संबंधित है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। अब कर्तव्य ये है कि समय समय पर सरकार के जो कार्य है इसके बारे में राज्यपाल को अवगत करवाए। इसके अलावा विभिन्न प्रशासनिक सूचना है वो भी आपके मुख्यमंत्री राज्यपाल को अवगत करवाएगा, और मंत्री के द्वारा कोई भी निर्णय यदि मंत्री परिषद के मध्य नहीं रखा हुआ है तो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री को निर्देशित करेगा कि ये इस मुद्दे को है वो मंत्रिमंडल के अंतर्गत निर्देशित करे। ये कार्यपालिका की शक्तियां मुख्य रूप से है। इसके बाद में आती है विधायी शक्तियां। अब विधानसभा से संबंधित क्या क्या शक्तियां हैं? विधानसभा से संबंधित एक तो शक्ति है कि ये 168 के अंतर्गत है राज्य विधानमंडल का सदस्य होता है। राज्य विधानमंडल का एक तरह से अंग है। तो 168 के अंतर्गत है एक तो राज्यपाल और एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद है। ये तीनों ही विधान परिषद है, तीनों ही राज्य कार्यपालिका की शक्तियां अंग है। इसके अलावा है इसमें 171 5 के अंतर्गत भी एक शक्ति राज्यपाल को अंतर्निहित है कि ये 1/6 सदस्यों को है वह विधान परिषद के अंतर्गत मनोनीत कर सकता है। विधान परिषद में है वो मनोनीत करने का अधिकार है, जो कि आगे आएगा, इसके बारे में है वो भी देखेंगे। अब 174 अंतर्गत विधान मंडल का सदन सत्र बुला सकता है, सत्र समाप्त कर सकता है यानी सत्रावसान कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। ये 174 के अंतर्गत बात आती है। 74 के अंतर्गत बात आती है कि वो बुला सकता है यानी आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, भंग कर सकता है। ये मुख्य रूप से 175 के अंतर्गत है वह विधानसभा में अभिभाषण देने का जो अधिकार है वो राज्यपाल को दिया गया है। 176 एक और अनुच्छेद आता है जिसके अंतर्गत है संयुक्त राज्यपाल है वो संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकता है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र को है वो संबोधन करने का अधिकार है वो 176 के अंतर्गत है। अगला जो पॉइंट है राज्यपाल को है वो विधान परिषद के अंतर्गत है वह एक और शक्ति प्राप्त है कि वह एंग्लो इंडियन सदस्यों को भी नियुक्त कर सकता है। 333 अनुच्छेद भारतीय संविधान का 333 अनुच्छेद कहता है कि वो
विधान सभा में है वो एक एंग्लो इंडियन को कर सकता है, लेकिन वर्तमान में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था, इसके बाद में प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। लेकिन विधान परिषद में वो 1/6 सदस्यों को है वो मनोनीत कर सकता है। इसके संबंध में 171 5 अनुच्छेद ये बात करता है। कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य या समाज सेवा या सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को ये कर सकता है। इसके संबंध में ये प्रावधान किया गया है। अगला जो पॉइंट है कि अनुच्छेद 200 भी राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 200 ये कह रहा है कि यदि कोई प्रस्ताव है या विधेयक है वो राज्यपाल के पास में आता है तो राज्यपाल है इसको है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी भेज सकता है। ये अनुच्छेद 200 है। एक और आता है 201 के अंतर्गत, दोनों इसी से संबंधित है कि राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, राष्ट्रपति के पास आरक्षित रखने के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति है इसको स्वीकार भी कर सकता है, रोक भी सकता है। इसी प्रकार से ये राज्यपाल को भी इस प्रकार से वो इसके अंतर्गत शक्तियां प्राप्त है। तो अनुच्छेद 200 और 201 इसके संबंध में है। अगले जो पॉइंट है 213 है वो है अध्यादेश जारी करने के संबंध में है। क्या है? अध्यादेश जारी करने के संबंध में है। तो विधानसभा का जब सत्र नहीं चल रहा हो तो एक अस्थायी कानून होता है। अध्यादेश ये होता है अस्थायी कानून होता है। अस्थायी कानून होता है जिसके अंतर्गत है जब सत्र वगैरह नहीं चल रहा हो तो कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी किया जाता है और ये जारी करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल को है। लेकिन इसको जो ये केवल और केवल मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर ही करता है। मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर या मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है वो ही जारी कर सकता है। लेकिन यदि कोई सत्र शुरू हो जाता है तो इसके बाद में है 6 सप्ताह तक है लागू रहता है। 6 सप्ताह के भीतर ही इसको अनुमोदन करना आवश्यक होता है, नहीं तो ये स्वतः समाप्त हो जाता है। तो 6 सप्ताह तक है वो सत्र शुरू होने के बाद में 6 सप्ताह तक है ये रह सकता है। इसके अलावा है राज्य वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, राज्य अंकलेशन विभाग की रिपोर्ट को भी सदन में रखने का अधिकार है। आरपीएससी के अनुच्छेद 223 के अंतर्गत है वो रिपोर्ट वगैरह रख सकता है। राज्य वित्त आयोग के संबंध में भी रिपोर्ट रखने का अधिकार है। अब बात करते हैं वित्तीय शक्तियों के बाद में न्यायिक शक्तियों के बारे में। न्यायिक शक्तियां है 165 के अंतर्गत है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता है वो राज्य का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है जो कि राज्य सरकार को है वह न्यायिक मामलों में है सलाह सुझाव वगैरह देता है। अब इनकी जो योग्यता वही है, नियुक्ति के लिए योग्यता वही है जो कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की वगैरह होती है। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और ये इनसे संबंधित एक और अनुच्छेद है 177 जिसके अंतर्गत है ये सदन के सदस्य न होते हुए भी उनको सदस्य की सदस्यता में भाग ले सकते हैं, लेकिन इनको मत देने का अधिकार नहीं है। महाधिवक्ता के बारे में इंपॉर्टेंट बात आती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में है राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है। बात करते हैं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के आधार पर की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा है। लेकिन इस संबंध में वो राज्यपाल भी परामर्श लेता है, राज्यपाल से भी परामर्श, संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लेता है। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय से सलाह देता है। एक अनुच्छेद आता है 233 अनुच्छेद जिसके अंतर्गत है वह जिला न्यायाधीश और अन्य अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। हाईकोर्ट के मुख्य जज की सलाह के आधार पर करता है। अनुच्छेद 161 है वो बात करता है समाधान करने की शक्तियां है। समाधान कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, संशोधित कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड के संबंध में है या मार्शल कोर्ट के संबंध में है किसी भी प्रकार का उनको अधिकार प्राप्त नहीं है राज्यपाल को। जैसी शक्तियां है वैसे के वैसे है वो राष्ट्रपति के पास में शक्तियां होती है, वैसे के वैसे राष्ट्रपति मृत्युदंड के संबंध में भी समाधान करने की शक्ति प्राप्त है। अब बात करते हैं स्वयं विवेक की शक्तियां। अब स्वयं विवेक की शक्तियां ये है 163 1 है 2 है इसके अंतर्गत बात करता है। 163 2 बात करता है कि राज्यपाल को स्वयं विवेक की शक्तियों को है वो न्यायालय में है वो चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसी के अलावा 163 3 बात करता है कि इसको प्रश्नगत भी नहीं किया जा सकता है किसी भी प्रकार से।
इसको प्रश्नगत भी नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में विधानसभा में बहुमत ना हो। अब ये इनको स्वयं विवेक शक्तियां कौन कौन सी है? मुख्यमंत्री की वगैरह नियुक्ति करनी हो तो इसके ये संबंध में ये स्वयं विवेक शक्तियां मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। अब उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो सदन में है, सबसे बड़ा दल का सबसे बड़ा नेता होगा, उसी को व्यक्ति को है वो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो वह उसके स्वयं विवेक निर्णय है। इस प्रकार के निर्णय के बाद में इसको किसी भी प्रकार से हाईकोर्ट पे वगैरह चुनौती नहीं दी जा सकती है। विधानसभा को भंग करने की शक्ति है 174 संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत है। मंत्रिपरिषद को भी भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद यदि, तो ये मुख्य बात है जो इसमें आती है। अगला पॉइंट है विधानसभा का सत्र को बुला सकता है। 175 के अंतर्गत है, 175 संविधान संशोधन के अंतर्गत है वो विधानसभा को बुला सकता है। 156 में है राज्य को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। अब ये राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश तभी कर सकता है जब उनको लगे कि राज्य की जो कार्यपालिका व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, या कोई भी सदन है वो पूर्ण बहुमत में नहीं है, अल्पमत में आ गया है, तो इस स्थिति में वो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति शासन के लिए है। राज्य में बात करें राजस्थान में, तो अभी तक 4 बार वो राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे पहला है वो 1967 में लगा था और सबसे लास्ट वाला 1992 में लगा था। अगला पॉइंट है मुकदमे की अनुमति है वगैरह है वो राज्यपाल से ली जाती है। संविधान में विवेक की शक्ति के केवल राज्यपाल को दी गई है। राष्ट्रपति के पास कार्य स्वतंत्रता की शक्ति है। स्वयं विवेक की शक्तियां हैं ये राज्यपाल को केवल और केवल संविधान में दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है। अगला जो पॉइंट है, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने कहा था राज्यपाल के जो पद के बारे में कहा था कि ये एक ऐसा पद है कि ये एक सोने के पिंजरे में कैद जैसे पंछी होता है उस प्रकार का एक प्रकार का पद है। सोने के पिंजरे के कैद है, पक्षी है, उस प्रकार का एक पद होता है। ये राज्यपाल को बात की गई है। इसके बाद में है एक कथन और है जो कि आया हुआ है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा था कि जो राष्ट्रपति राज्यपाल का जो शासन है वो एक तरह से आकर्षण है और वह इस पद जिसको वेतन का आकर्षण है वह इस पद को स्वीकार करे, ऐसा कहा था। इसी प्रकार से प्रकाश साहा व्यक्तित्व थे, इन्होंने कहा था कि राज्यपाल का काम केवल और केवल इतना है जहाँ शून्य स्थान है वहां पर हस्ताक्षर कर दो। इसी प्रकार से एम.पी. पायली ने राज्यपाल के पद को महत्वपूर्ण मानते हुए लिखा है कि राज्यपाल एक सूक्ष्म सूझबूझ वाला परामर्शदाता और राज्य में शांति का महत्वपूर्ण स्तंभ है, ये बात की गई थी। अगला जो पॉइंट है इनके बाद में है जो विभिन्न राज्यपाल वगैरह बने हैं इनके संबंध में बात की गई है। विभिन्न प्रकार के जो राज्यपाल वगैरह बने हैं इनके संबंध में बात की गई है। तो इनके संबंध में देखो, सबसे पहले है कि राज्यपाल का जो पद है वो तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को है निर्धारित किया गया था, लेकिन इससे पहले है वो एक पद था जिनका नाम है राज प्रमुख। अब ये राज प्रमुख का जो पद है वह 1948 से लगाकर है 1948 से लगाकर है ये लगभग 31 अक्टूबर 1956 तक बना था, क्योंकि इसके बाद में तो 1 नवंबर 1956 को है वह गुरुमुख निहाल सिंह है जो कि पहले राज्यपाल बने थे। तो राज प्रमुख है का पद है केवल और केवल मान सिंह, सवाई मान सिंह जो कि जयपुर के थे, जयपुर के महाराजा थे, उनको ही केवल राज प्रमुख का पद मिला है। राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख भी हुए हैं जिनका नाम है महाराजा भोपाल सिंह जी। महाराजा भोपाल सिंह जी मेवाड़ के थे जो कि एकमात्र महाराज प्रमुख थे। राज्य के पहले राज्यपाल के बारे में बात करें तो गुरुमुख निहाल सिंह जिनका संबंध है वो पंजाब से था और ये राज्य के पहले राज्यपाल थे। दूसरे राज्यपाल है वो संपूर्णानंद जी है, वो राज्यपाल बने थे। अब राज्य में 156 अनुच्छेद का प्रयोग है वो अभी तक 4 बार हुआ है। राष्ट्रपति शासन है वो अभी तक 4 बार लगा है। पहला
पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1970 से लगाकर 26 अप्रैल 1970 तक लगा था। में राज्यपाल है वो संपूर्णानंद जी थे और मोहनलाल सुखाड़िया साहब है वो इनके समय सीएम थे। दूसरा राष्ट्रपति शासन है वह 30 अप्रैल 1977 से लगाकर 21 जून 1977 को लगा था। वेदपाल त्यागी राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री है वो उस समय हरिदेव जोशी थे। तीसरा राज्यपाल शासन है वो लगा था 1980 से 5 जून 1980 को। रघुकुल तिलक है वो राज्यपाल थे और भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार इन समय वो थी। भैरव सिंह जी शेखावत जी की सरकार थी। पहली बार है वो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी इनके समय। अगला जो पॉइंट है, चौथा जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था जो कि सबसे लंबा भी था, पहला सबसे छोटा था, चौथा सबसे लंबा था। 15 जून 1952 को 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 के मध्य एम छेत्रा रेड्डी थे, लेकिन जब ये खत्म हुआ था उन में बलिराम भगत थे, राज्यपाल थे। मुख्यमंत्री की बात करें तो उन समय भी भैरव सिंह जी शेखावत का कार्यकाल है वो खत्म हुआ था। बलिराम भगत के बारे में बात करें तो ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, बाद में है वो लोकसभा के अध्यक्ष भी बने थे, याद रखा जा सकता है। राज्य के 3 महिला राज्यपाल बनी थी। पहली महिला राज्यपाल है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनका संबंध है वो महाराष्ट्र से था, मुख्य रूप से महाराष्ट्र के जलगांव से रहने वाले थे और राजस्थान में है वो सीकर इनका ससुराल था। प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल है 2004 से 2007 तक है वो राज्यपाल बनी थी। फिर 2007 में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी महिला राज्यपाल है वो प्रभा राव थी, जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था 2010 में। तीसरी महिला राज्यपाल है वो माइग्रेट आल्वा थी, 2012 से लगाकर 2014 तक है। वो व्यक्ति जो पद पर रहते हुए राज्यपाल के रूप में निधन हो गया था। 4 ऐसे व्यक्ति है वर्तमान में। पहले है दरबारा सिंह 1998 को पद पर रहते हुए निधन हो गया था। दूसरे निर्मल चंद्र जैन 2003 में है। तीसरे शैलेंद्र कुमार सिंह 2009 में और चौथे प्रभा राव 2010 में है। बात करते हैं वर्तमान राज्यपाल के बारे में। वर्तमान राज्यपाल के बारे में बात करें तो वर्तमान में है वह कलराज मिश्रा नहीं है। 21वें जो राज्यपाल है, 21वें राजस्थान के जो राज्यपाल है उनका नाम है कलराज मिश्रा। इनकी जो नियुक्ति है वो 2019 में की गई थी। इनकी नियुक्ति 2019 में की गई थी और इनका जो मूल संबंध है वो यूपी से है। ये इससे पहले जो लोकसभा हुई थी उनमें मंत्री भी रहे थे कलराज मिश्रा। 2019 से इनमें इनकी नियुक्ति की गई थी। कलराज मिश्रा के बारे में है। अब राज्यपाल के बारे में है और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे राज्यपाल है वह राज्यपाल के बारे में है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि क्या क्या और इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आते हैं राज्यपाल के बारे में है। तो देखिए, राज्यपाल है एक अध्यक्ष होता है। किनका अध्यक्ष होता है? एक तो जो कुल विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति होता है। क्या होता है? कुलाधिपति होता है राज्यपाल। इनके अलावा है जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र है जो कि उदयपुर में आया हुआ है। कहां पर आया हुआ है? उदयपुर में आया। उनके अध्यक्ष पद होते हैं। इसके अलावा है भूतपूर्व सैनिकों के लिए है जो समेकित नीति बनी हुई होती है, उनका जो अध्यक्ष है वो भी राज्यपाल होता है। भूतपूर्व सैनिकों के हित लाभों के लिए जो संचित नीति होती है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो नीति होती है उनका भी अध्यक्ष है वो ये होता है, राज्यपाल होता है। इसके अलावा है वह रेड क्रॉस सोसाइटी इनका अध्यक्ष है वो राज्यपाल होता है। इसके अलावा स्काउट एवं गाइड राजस्थान का संरक्षण होता है। स्काउट एवं गाइड का संरक्षक है वो राज्यपाल होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। इनके अलावा है एक पॉइंट और याद रखना है कि 2014 में है जब राम नाइक राज्यपाल रहे थे, कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। इन्होंने पहले है राज्यपाल के लिए जैसे महामहिम वगैरह शब्द या
एच एक्सीलेंसी वगैरह शब्द यूज किए जाते थे, इन्होंने इनको हटाकर है वह दो शब्द कहे थे। या तो इनका जो संबोधन है वो माननीय, माननीय राज्यपाल, राज्यपाल महोदय, या राज्यपाल महोदय, राज्यपाल महोदय, महोदय किया जा सकता है, या फिर है ऑनरेबल्स गवर्नर, ऑनरेबल्स गवर्नर है वो संबोधित किया जा सकता है। ये राम नाईक ने कहे थे। अब बात करें हैं राज्यपाल के बारे में है और इम्पोर्टेंट बात के पॉइंट के बारे में है, तो राज्यपाल है वह इनको है एक और शक्ति प्राप्त है, जिसके अंतर्गत है वो इनके संबंध में है जो आयोग वगैरह, इनके संबंध में भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। पूंछी आयोग वगैरह इनके संबंध में बने थे। इन्होंने कहा था कि कम से कम 5 वर्ष का अधिकार दिया जा सकता है, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा, इनके बारे में बात की गई थे। डीबी गुप्ता है वह राज्य के पहले कार्यवाहक राज्यपाल बने थे, कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे डीपी गुप्ता। कार्यवाहक राज्यपाल है वो डीपी गुप्ता रहे थे, डीपी गुप्ता है वो कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। इसी प्रकार से जगत नारायण है वो पहले कार्यवाहक रहे थे, जगत नारायण है वो पहले राज्यपाल रहे थे। इसके अलावा है रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक है एकमात्र ऐसे राज्यपाल रहे थे जो कि आरपीएससी के सदस्य भी थे, आरपीएससी के सदस्य पहले बन चुके थे, आरपीए के सदस्य बन चुके थे। रघुकुल तिलक के बारे में है बात आती है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी राज्यपाल के बारे में हो गई है। आगे वाले खंड में है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।